इंडियन एयरफोर्स के चीफ वी आर चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि मिग-21 और जैगवार को फेज आउट करने के बाद आईएएफ अपने मिग-29 यूपीजी को भी 2034 से फेज आउट करना स्टार्ट कर देगी। 1980s में इंडक्ट हुए इन फाइटर्स को कम आंकने की गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि इन्हें लेटेस्ट स्टैंडर्ड्स पर ऑलरेडी अपग्रेड किया जा चुका है, जिससे ये और भी कैपेबल और डेडली हो गया है। मिग के डायरेक्टर जनरल सेर्गी कोरोकोव मानते हैं कि आईएएफ द्वारा यूज किए जा रहे मिग-29 यूपीजी मोस्ट एडवांस वेरिएंट है और इससे आप मिग-29 यूपीजी की कैपेबिलिटी का आइडिया लगा सकते हैं। मिग-29 ने फिलहाल लद्दाख रीजन में चाइनीज एयरफोर्स के नाक में दम कर रखा है और आज की वीडियो में हम इंडियन एयरफोर्स के बाज की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखेंगे और साथ ही समझेंगे कि मिग-29 ने लद्दाख रीजन में डोमिनेंस कैसे अचीव किया। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मिग-29 एक रशियन एयर सुपरियोरिटी मल्टी रोल फाइटर है जिसे इनिशियली एयर टू एयर कॉम्बैट रोल के लिए डिजाइन किया गया था। इसको ओरिजिनली अमेरिकन थ्रेड्स जैसे F-16 और F-18 से काउंटर करने और Su-27 जैसे फाइटर्स को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए डिजाइन एंड डेवलप किया गया था। इसकी फर्स्ट फ्लाइट 6 अक्टूबर 1977 में हुई थी और इसे सोवियत एयरफोर्स में 1982 में इंडक्ट किया गया था। इंडक्शन के बाद से ही इसके कई अपग्रेड किए गए और कई कंट्रीज को भी ये फाइटर्स एक्सपोर्ट किए और इस तरह ये उस समय का वन ऑफ द मोस्ट प्रोड्यूस्ड फाइटर बना, जिसके आज तक 1600 प्लस यूनिट्स मैन्युफैक्चर हो गए हैं। इंडिया मिग-29 का फर्स्ट इंटरनेशनल कस्टमर था। 1980 में ही इंडियन एयरफोर्स ने 66 मिग-29 का ऑर्डर दे दिया था, बल्कि तब तक ये फाइटर अपने इनिशियल डेवलपमेंट स्टेज पर ही था। इंडियन एयरफोर्स में इन मिग-29 फाइटर्स का इंडक्शन 1985-86 में हुआ और तब से लेकर आज तक इस फाइटर में काफी मॉडिफिकेशन किए गए हैं। 1986 में इंडियन एयरफोर्स को ही फर्स्ट मिग-29 मिला था, वो मिग-29 भी वेरिएंट था। एक डाउन स्केल वेरिएंट होने के बावजूद ये फाइटर्स मीडियम लॉन्ग रेंज PVR मिसाइल को डिप्लॉय करने में कैपेबल थे, जो पाकिस्तानी F-16 के लिए किसी डरावने सपने की तरह था। अभी इंडिया मिग-29 का अपग्रेडेड वेरिएंट मिग-29 यूपीजी यूज कर रही है। ये यूपीजी वेरिएंट बिल्कुल SMT वर्जन जैसा ही है, बस इसमें फॉरेन एवियोनिक सूट मौजूद है। अपग्रेड होने के बाद इसमें न्यू रेडार सिस्टम लगा है। DRDO का न्यू इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट इंस्टॉल किया गया है। एक कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक के लिए एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के लिए प्रॉब ऐड किया गया है। पर अब सवाल आता है, व्हाई मिग-29 यूपीजी मैटर्स? पहले मिग-29 एयर सुपरियोरिटी रोल के लिए कन्फाइंड थे और उन्हें मेनली वेस्टर्न बॉर्डर्स को सिक्योर करने के लिए डिप्लॉय किया जाता था। पर अब अपग्रेडेड फाइटर्स किसी भी एक्सट्रीम सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी है। इवन 2020 में इंडिया चाइना झड़प में भी हमने देखा है कि कैसे लद्दाख के ले एयरबेस से इन फाइटर्स ने सीरीज ऑफ सॉर्टीज कंडक्ट की थी और लास्ट ईयर मिग-29 यूपीजीज को एयरफोर्स डे पर रिकॉग्नाइज किया गया है एज ड्रैगन स्लेयर्स। मिग-29 यूपीजीज का स्पेशली लद्दाख रीजन में चाइनीज काउंटर पार्ट्स के अगेंस्ट एक्सट्रीमली इफेक्टिव होने के पीछे मेन रीजन है हाई एल्टीट्यूड पर एबनॉर्मल फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स और D-29 EW सूट से इनहेरिट इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सुपरियोरिटी। लद्दाख जैसा रीजन हाई एल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, वहां पर एयर डेंसिटी काफी कम होती है, जिसके कारण एयरक्राफ्ट प्रॉपर्ली लिफ्ट नहीं हो पाता है, स्पेशली J-11 जैसे हैवी एयरक्राफ्ट जिनको चाइनीज द्वारा यूज किया जाता है। इवन इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI भी इन रीजन में इतने इफेक्टिव परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। वही मिग-29 Su-30 MKI की तरह हैवी फाइटर नहीं है और इसको शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं और इन सभी कैपेबिलिटीज के कारण मीडियम वेट फाइटर्स जैसे मिग-29 और राफेल को हाई एल्टीट्यूड पर इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है और ये इन एरिया में इजीली डोमिनेट कर सकते हैं। दरअसल J-11 जैसे एयरक्राफ्ट का थ्रस्ट टू वेट रेशो 1 होता है, जो ऑब्वियसली लद्दाख और तिब्बत जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में और भी कम हो जाता है, जिसके कारण ये एयरक्राफ्ट सभी हार्ड पॉइंट्स पर वेपन्स कैरी करके नहीं फ्लाई कर सकते हैं और इवन मिसाइल को डॉज करने के लिए कोई शार्प मैन्यूवर्स भी परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। वही मिग-29 का थ्रस्ट टू वेट रेशो है अराउंड 1:11, जो बिल्कुल हाई एल्टीट्यूड रीजन में कम हो जाता है, पर इतना भी कम नहीं होता है कि मैक्सिमम टेक ऑफ वेट पर फ्लाई ही ना कर पाए या कोई एग्रेसिव मैन्यूवर परफॉर्म ना कर पाए। और ये सब इस एयरक्राफ्ट में लगे RD-33 इंजन की पावर जनरेटिंग कैपेबिलिटीज की वजह से पॉसिबल हो पाता है। जैसे हमने पहले देखा कि मिग-29 का न्यू रेडार और पावरफुल एंड एडवांस नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट का कॉम्बिनेशन इसको किसी भी चाइनीज काउंटर पार्ट के कंपैरिजन में अनमैच्ड बना देता है। ये फाइटर शॉर्ट रेंज एयर टू एयर कॉम्बैट और बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट्स में सक्षम है। F-16 और दूसरे मॉडर्न फाइटर्स की तरह ये भी 9G मैन्यूवर्स कर सकता है। मतलब वो मिग-29 जो इंडिया 1985 में इंडक्ट किए गए थे उसमें और आज जो मिग-29 ऑपरेट कर रही है उसमें काफी डिफरेंस है। ये Su-30 MKI की तरह हैवी फाइटर नहीं है और इसको शॉर्ट रनवे से टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं और इन सभी कैपेबिलिटीज के कारण इसको हाई एल्टीट्यूड पर इजीली डिप्लॉय किया जा सकता है। तो चलिए एक एक करके मिग-29 यूपीजी की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मिग-29।
MiG-29 के लीडिंग एज एक्सटेंशन होने के कारण ये एयरक्राफ्ट को लो स्पीड में भी हमला करने में सक्षम करता है और इसी कारण से LCA नेवल वेरिएंट के लेफ्कॉन्स भी सिमिलर टाइप्स के हैं ताकि एयरक्राफ्ट को लो स्पीड पर भी ज्यादा एरोडायनामिक स्टेबिलिटी मिले। MiG-29 के स्पाइन में एक हम्प भी मौजूद है जिससे इस फाइटर की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है। तो प्रिसाइसली बोले तो इस हम्प के MiG-29 की इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी 1 टन से इंक्रीज हो जाती है जिसके कारण इसकी रेंज विदाउट एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक्स 1500 किलोमीटर से बढ़कर 2100 किलोमीटर हो जाती है और इस रेंज को हम एडिशनल 3 ड्रॉप टैंक्स और रीफ्यूलिंग प्रॉप को यूज करके फर्दर एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एयरक्राफ्ट ड्यूल एयर इनटेक फीचर्स के साथ आता है जो अगेन सोवियत इंजीनियरिंग का कमाल है और ये फीचर इसको रफ टेरेन्स में मदद करते हैं। फाइटर के ग्राउंड पर होने के टाइम इनटेक लूवर्स पर शिफ्ट हो जाता है ताकि किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल इंजन में ना चला जाए। रेडार, इस फाइटर में ZUK M+, डॉपलर इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रेडार इंस्टॉल्ड है। ये एयर टू एयर मोड में 10 टारगेट ट्रैक कर सकता है और 4 टारगेट एंगेज करने की कैपेबिलिटी रखता है। इतना ही नहीं बल्कि ये रेडार डिसेंट डिस्टेंस से भी एयर टू सरफेस थ्रेट्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम है। कुछ टाइम पहले HAL ने इन सोवियत रेडार को रिप्लेस करने की बात भी रखी थी जहां पर वो चाहते हैं कि इनको AESA रेडार से रिप्लेस किया जाए। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब इंडिया ने 21 एडिशनल MiG-29 UPG को परचेज करने की डील साइन की। इंजन, MiG-29 को 2RD-33 सीरीज 3 इंजन से पावर मिलती है जो बेटर थ्रस्ट, सर्विस लाइफ और अपने बेसलाइन वर्जन के कंपैरिजन में कम स्मोक प्रोड्यूस करता है। RD-33 सीरीज का इंजन मैक्सिमम 81+ किलो न्यूटन आफ्टर बर्नर्स का मैक्सिमम थ्रस्ट जनरेट कर सकते हैं विद ड्राई थ्रस्ट ऑफ 50 किलो न्यूटन। इस इंजन की एक्सपेक्टेड लाइफ है अराउंड 4000 आवर्स और साथ ही ये कई तरह के इक्विपमेंट से इक्विप्ड है जैसे फेलियर डिटेक्शन सिस्टम, कंप्रेसर स्पीड गवर्नर्स और ऑटोमेटेड डायग्नोस्टिक सिस्टम बेस्ड PC जैसे ग्राउंड क्रू क्योंकि इंजन का टेक्निकल इवैल्यूएशन कर सकते हैं। RD-33 इंजन की अल्टीमेट पावर के चलते इनका थ्रस्ट टू वेट रेशो काफी अच्छा है और इनकी मैक्सिमम स्पीड है 2400 किलोमीटर पर आवर और क्लाइम रेट है 330 मीटर पर सेकेंड। इसकी सर्विस सेलिंग वैल्यू भी काफी अच्छी है दैट इज अराउंड 60,000 फीट। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, डसॉल्ट राफेल के बाद MiG-29 इंडियन एयरफोर्स में इकलौता ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसमें इंटरनल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट मौजूद है। MiG-29 UPG का D-29 EW सूट को DRDO की डिफेंस एवियोनिक्स रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट लैब, इजरायली एलिसरा और इटालियन इलेक्ट्रॉनिका द्वारा बनाया गया है। D-29 एक 5th जनरेशन AESA बेस्ड EW सूट है जिसमें रेडार वार्निंग रिसीवर, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। ऑप्टिकल लोकेटिंग सिस्टम, एयरक्राफ्ट में ऑप्टिकल लोकेटिंग सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब एयरक्राफ्ट रेडार से टारगेट को डिटेक्ट करता है तो पॉसिबिलिटी होती है कि एनिमी रेडार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से अलर्ट हो जाए और बचने के लिए तुरंत ही नेसेसरी एक्शन परफॉर्म करें और यहीं पर OLS इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। OLS किसी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट नहीं करता है इसलिए इनको डिटेक्ट करना काफी डिफिकल्ट है और ये स्टेल्थ टारगेट्स के लिए काफी यूजफुल होता है। MiG-29 में OLS UEM सिस्टम लगा हुआ है जिसमें 320x256 पिक्सल और 640x480 पिक्सल टीवी कैमरा मौजूद है। एवियोनिक्स, MiG-29 UPG का कॉकपिट HOTAS यानी हैंड्स ऑन थ्रोटल एंड सिक कैपेबल है विद न्यू हेड अप डिस्प्ले एंड अ पार्शियल ग्लास कॉकपिट विद मेन मल्टीफंक्शनल डिस्प्लेस जहां पर एयरक्राफ्ट से रिलेटेड ज्यादातर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। इस फाइटर में फ्रेंच सैफरन सिग्मा N95 नेविगेशन सिस्टम के साथ नई वीडियो रिकॉर्डर्स और मैप जनरेशन भी मौजूद हैं। वेपन्स, इसमें टोटल 7 हार्ड पॉइंट्स हैं और अपग्रेड होने के बाद इसने एयर टू ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटी अचीव कर ली है। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही डिटेल डिफेंस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर मौजूद डिफेंस एनालिसिस सीरीज देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में।